नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर की भर्ती को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। भर्ती के लिए नियमावली जारी कर दी गई है, यानी अब बता दिया गया है कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आप बिहार से किए हैं ड्रेसर का कोर्स तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, या बिहार के बाहर वालों का क्या होगा, इसके बारे में भी बता दिया गया है। उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बता दिया गया है। यानी आपको तमाम जानकारी बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर बता दी गई है। और जो है सालों साल से जो इंतजार था वह इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। क्या होगा इसका सिलेबस, क्या होगा सैलरी और क्या होगा उम्र, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप भी बिहार ड्रेसर का फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपका सर्टिफिकेट कारगर है कि नहीं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा कि नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको किस तरीके से तैयारी करना है इस चीज को इसी वीडियो में बता देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप जो है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अपना कीमती समय निकाल करके 10 मिनट इस वीडियो को जरूर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको हम जो है उस नियमावली के ऊपर लेके चलते हैं जिस नियमावली में ये सारी बातें बताई गई है। यानी बिहार ड्रेसर को लेकर मतलब खुशी कहिए कि खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि अब जो है बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही है जो है नियमावली जहां से सारी चीजें क्लियर होने वाली है। बिहार का जो गजट है इसमें यह प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बातें कही गई है उस चीज को आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल चीजें बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बातें कही गई है सबसे पहले आप जानिए इस नियमावली का नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे यह नियमावली बिहार परिधापक समग्र नियमावली 2024 यानी ड्रेसर समग्र नियमावली। परिधापक का जो इंग्लिश शब्द क्या है, ड्रेसर है। तो ये क्लियर हो गया कि ड्रेसर की भर्ती के लिए जो है निकाला गया है। ये जो राज्यपाल के अनुच्छेद 309 के तहत जो शक्तियां मिली है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके ये नियमावली बनाई जाती है, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो। तो ड्रेसर का ये नियमावली है। यहाँ पे जो बातें कही गई है प्लीज आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो उसके बाद से जो है आपको मुझे मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अपना इसी वीडियो में आपको नंबर भी बता दूंगा कि आप जो है किस तरीके से बात कर सकते हैं और केवल मैसेज करना है। प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिएगा क्योंकि जो है बहुत परेशान हो चुके हैं कॉल से। तो प्लीज आपका कोई भी डाउट्स बच जाएगा तो अभी मैसेज करना है, लेकिन संभवतः आपका कोई भी डाउट्स इसमें बचेगा नहीं। वीडियो का आखिरी में अपना नंबर दे देंगे और जो है तमाम जो जानकारी है वो आखिर में हम देंगे इसमें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बातें कही गई है यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोग देखिए। इस जो है जो इस विस्तार संपूर्ण जो इसका विस्तार है संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। बिल्कुल ये बिहार के लिए नियमावली बनाई गई है, पूरे बिहार के लिए। यहाँ पे देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन सारे शब्दों का जो है यहाँ पे परिभाषा दे दिया गया है। यानी भर्ती निकलती है चाहे नियमावली, अगर कहीं सरकार की बात होगी नियमावली में भर्ती में तो बिहार सरकार ही समझा जाए। विभाग से अगर कहीं बात होगी मतलब विभाग शब्द का कहीं यूज होगा तो स्वास्थ्य विभाग को समझा जाए। यानी यहाँ पे सारी चीजें दी गई। आयोग से संबंधित हो यानी इसका भी जो एग्जाम है बीटीएसी लेगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यह भी क्लियर हो गया है इस नियमावली में। आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी बात है वही आपको बताने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे नीचे आप आगे नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो बातें कही गई है सबसे पहले इस बात को समझिए। संवर्ग का गठन यानी जो है परिधापक का जो संवर्ग होगा यानी जो ड्रेसर का संवर्ग होगा राज्य स्तरीय होगा। राज्य स्तरीय होगा यानी जो है आपके बिहार के किसी भी जिले में ट्रांसफर हो सकता है। जिला कैडर नहीं होगा, स्टेट लेवल का कैडर होगा। आपको जो है बिहार के किसी जिले में आपका ट्रांसफर हो सकता है और जो है कुछ दिनों में आपको होम टाउन भी मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन आप बिहार के किसी भी जिले में जाने के लिए तैयार रहिए। ये बातें यहाँ पे कह दी गई है कि जो है राज्य संवर्ग होगा। इससे यही चीजें क्लियर हो जाती है। अब आते हैं जो आगे बातें कही गई है उसमें आप देखिएगा यहाँ पे जो है अहर्ताएं यानी जो हो यहाँ पर सबसे पहले भर्ती के बारे में देखिए। इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि परिधापक ड्रेसर के पद पर जो है सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी। यानी सीधी भर्ती होगी, यानी ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू भर्ती नहीं होगा। इसमें जो है कोई भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कौन कर सकता है इस चीज को भी बता दिया गया है। इस चीज को देखिएगा। अहर्ताएं यानी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए।
एक चीज आप ध्यान से आप लोग देखिएगा, 10वीं पास होना चाहिए, यानी 10th पास तो होना ही चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, यानी प्लस प्लस क्या चाहिए। इसके अतिरिक्त संघ यानी जो केंद्र या फिर बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य, यहाँ पे देखिए ध्यान से, संघ यानी केंद्र या फिर बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट इन मेडिकल ट्रेसर में उत्तीर्णता एवं जो है तत्संबंधी प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। यानी ये बात आप समझिए कि अगर आप 10th पास हैं और आप बिहार से ड्रेसर किए हैं या फिर झारखंड से किए हैं या फिर जम्मू कश्मीर से किए हो, मणिपुर से किए हो, दिल्ली से किए हो, कहीं से भी किए हैं और जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, तो जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है। और सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, यही सर्टिफिकेट चलेगा जिसमें लिखा होगा CMD, यानी जो सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का जो सर्टिफिकेट होगा वही वैलिड होगा, चाहे आप बिहार से किए हो चाहे आप बिहार से बाहर का किए हो। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई और सर्टिफिकेट ऐड ऑन होता है भविष्य में तो मैं उसकी सूचना आप लोगों को दूंगा, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर हो गया होगा, चाहे बिहार से बाहर के। आगे बढ़ते हैं, इसमें और बातें क्या कही गई। यानी आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके मार्कशीट होने चाहिए, तमाम चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया तत्संबंधी, यानी और भी जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होना चाहिए आपके पास। आगे बढ़ते हैं, इसमें और बातें क्या कही गई है। यहाँ देखिए जो उम्र के बारे में बता दिया गया है। उम्र के बारे में एक बात और इसी के बीच में आपको बता देते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हिंदी में इसका PDF मिल जाएगा। उसके लिए आपको 72,899 59,436 पे मैसेज करना होगा। केवल मैसेज करना होगा, ये जो चार्जेबल होगा, पहले आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बातें कही गई है। जो है परिधापक समर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होगी, यानी जो 18 वर्ष, यानी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम की जो मैं बात करूं तो आपको जो है समय समय पर ये सारी चीज़ें की जाती है, यानी निर्धारित की जाती है। हालांकि आपको बता दें कि यूआर कैटेगरी का, देखिए यूआर कैटेगरी का जो यहाँ पे आपको बता दें 37 वर्ष होना चाहिए। इसमें हो सकता है कि और भी छूट मिले, लेकिन कम से कम 37 वर्ष, यानी यहाँ पे मैक्सिमम अगर 37 वर्ष है यूआर कैटेगरी में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यूआर के लिए। वहीं OBC की बात करें या फिर EBC की बात करें तो ये 40 साल होना चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं SC की बात करें, ST की बात करें तो ये जो है 42 साल का होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये अप्रॉक्स लगभग यही एज उम्र सीमा होने वाली है। अगर जैसे 37 है, इसमें अगर 2 साल बढ़ाया जाता है तो 39। अभी ऐसा कोई हमें सूचना नहीं मिली है कि बढ़ाया जाएगा। अभी आपको ये मान के चलना है, आप जो OBC से आते हैं और आपका उम्र 40 साल है, उससे अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे जो बातें कही गई है अब जो है आती है कि भर्ती आखिर होगी कैसे, आखिर भर्ती नंबर बेसिस पे होगा, कैसे होगा। ये जो कन्फ्यूजन था ये नियमावली में क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो बातें कही गई है, यहाँ पे अधियाचना के आलोक में यहाँ पे तो कहा गया कि नियुक्ति प्रत्येक वर्ष लेनी है, ऐसा बातें यहाँ पे कहा गया है कि जो 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार जो है रिक्त जो है पदों की गणना एवं रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग के माध्यम से 30 अप्रैल तक भेजेगा। ये हर साल की बात की गई है कि हर साल जो है आपका किसी भी साल अगर बहाली निकलेगा तो आपको 1 अगस्त का ही आपका उम्र काउंट किया जाएगा, इसलिए बातें कह दी गई है। आगे आते हैं इसमें बहाली आखिर होगा कैसे, आपकी नौकरी होगी कैसे। उसके लिए आप कहा गया है कि जो है रिटेन एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स कितने नंबर का होगा, 75 अंक का एग्जाम्स होगा। 75 अंक का एग्जाम्स होने वाला है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया 75 अंक का एग्जाम्स होगा, यानी आपको पेपर देना होगा। पेपर में वही होगा जो सिलेबस है आपका, जो भी सिलेबस है उसी सिलेबस के तहत ही जो है आपका एग्जाम्स होने वाला है। एक बार आपको हम सिलेबस भी दिखा देते हैं। देखिए सिलेबस में यही सिलेबस होने वाला है जिसमें लाइफ साइंस,
एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होने वाला है। और यहाँ पे आप देखिएगा ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल सॉल्यूशन एंड जो है स्टरलाइजेशन, ये या फार्माकोलॉजी, यही तो आपका मेन चैप्टर्स होता है। इन्हीं चैप्टर्स को तो आपको बिल्कुल इतना मजबूत कर लेना है कि जो है बहाली एक हज़ार या एक आए आपकी नौकरी हो जाए। तो यही सारा जो है चैप्टर होने वाला है जिससे आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसका पीडीएफ के लिए मैंने अभी आपको नंबर बताया था। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे। ये तो आपने देख लिया इसका कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्या इसका तैयारी का प्रोसीजर है और ये सिलेबस होने वाला। अब फिर हम आगे बढ़ते अगले पॉइंट्स की तरफ। तो आप लोगों ने देख लिया जो है 75 नंबर के एग्जाम्स होने वाला है। और रही बात जो है 25 अंक के लिए, तो देखिए यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कार्यानुभाव जो है बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों में, संस्थानों में तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के नियंत्रणाधीन, यानी कहा गया साफ शब्दों में कि अगर आप किसी प्राइवेट जो है हॉस्पिटल से आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार के किसी भी जो है विभाग में, यानी किसी भी तरीके से जो है ड्रेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो जो है आपको जो है 5 अंक के हिसाब से जो है पर ईयर के हिसाब से अगर 5 सालों से कर रहे हैं तो 25 नंबर मिलेगा। अगर जो लोग काम पहले से कर रहे हैं उनके लिए बातें कही गई कि 25 अंक उनको दे दिया जाएगा, और जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनका जो एग्जाम्स 75 नंबर का होगा उनको उसमें से नंबर लाना होगा। हालांकि ये जो है पहले से जो काम कर रहे हैं उनको भी एग्ज़ाम पास करना होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही उनको 25 नंबर उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। ये स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी कि किनको जो है सर्टिफिकेट, किनको जो एक्सपीरियंस का मिलने वाला है तो उनको ही मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र का जो है हॉस्पिटल हो या फिर राज्य सरकार का हो या फिर किसी भी जो पंचायती राज नगर निकाय के नियंत्रणाधीन वाला हॉस्पिटल हो, यानी कुल मिलाकर जो है सरकारी हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं इसमें आगे जो बातें कही गई है जो आपको जाननी चाहिए, जो एक्सपीरियंस वाला बात की गई है। कार्यानुभाव का जो है, कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। मैंने जो अभी आपको बता दिया। जो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है कि जिले के जो है सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य या चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में जो है निदेशक तथा कंडिका 2 में उल्लिखित संस्थानों के स्थिति में जो है उक्त संस्थानों के प्रधान, यानी आप किसी भी हॉस्पिटल में कर रहे हो काम, आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो वहाँ के जो सिविल सर्जन होंगे उनका, अगर आप किसी जो है मान लीजिए जो है कॉलेज है, उस कॉलेज में ही आप एज ए ड्रेसर काम कर रहे हैं तो उस कॉलेज के जो अधीक्षक होंगे, प्राचार्य होंगे, उन जो है प्राचार्यों का जो साइन मोहर से जो सर्टिफिकेट आपका मिलेगा वही वैलिड होगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे अब जो है आपने जो है एग्जाम्स दे दिया, एग्जाम्स देने के बाद आपने जो है सर्टिफिकेट्स लगा दिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या कही गई है। आयोग इस नियमावली के उप नियम 2 के अनुसार मेधा सूची तैयार करेगा, यानी उसके बाद जो है आपका जो है मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ पे जो है उसके बाद से आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जाँच होंगे, मेडिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद से सारा आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यहाँ पे ये बातें कह दी गई है। आयोग के अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा, यानी समय समय पर जो बदलाव होगा वो सारे के सारे लागू होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और बातें क्या कही गई है, एक बात और भी है इसमें जो आपको बता देते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी में ऐसा ही होता है, प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ पे 1 साल का होगा, उसके बाद से जो है उसको परमानेंट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें और भी हम इसमें और स्थिति और ही अच्छे तरीके से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे, और इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अब आते हैं जो आपका जो है किस तरीके से जो है आपका जो है प्रमोशन किया जाएगा, उस चीज़ को भी आप देख लीजिए। प्रमोशन के बारे में जो कहा गया है, यहाँ पे जो है परिधापक होंगे, इसके बाद वरीय परिधापक होंगे, इसका जो है परिधापक पर्यवेक्षक होंगे। यानी सबसे पहले आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ज्वाइनिंग शुरू होगी और यहाँ पे 3 पोस्ट पे जाएंगे। इसका इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करके जो है ट्रांसलेट है उसको भी दिखाया था। यानी जो है आप एज ए ड्रेसर भर्ती होंगे, फिर जो है सीनियर ड्रेसर बनेंगे, यहाँ पर फिर जो है ड्रेसर सुपरवाइजर बनेंगे। ये देखिए
इस तरीके से आप बनेंगे, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो यही सारा का सारा प्रोसीजर है। संभवतः और लगभग सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से जो लोग हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या उनका कैडर होगा, यानी राज्य स्तरीय कैडर होने वाला है। तमाम जानकारी आपको मिल गई होगी। अब एक और जो सवाल बना हुआ है, जो है उम्र मैंने बता ही दिया, सिलेबस मैंने बता दिया है, और जो है सैलरी को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल बना है सैलरी को लेकर के। तो देखिए इसमें सैलरी जो है बेसिक के हिसाब से मिलेगी। अगर आपको जो है बेसिक 21,000 के समथिंग अगर रखा जाता है, या संभवतः 18,000 रखा जाता है बेसिक, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी 18,000 रखा जाएगा, तो जो आपकी सैलरी जो होने वाली है 30,000 के ऊपर ही होने वाली है। और भी अलाउंसेंस मिलेंगे इसमें, तो क्योंकि देखिए 18,000 अगर ये होता है, डीए ही 50% है, यानी महंगाई भत्ता ही 50% है, तो 9 जो है 9,000 तो यही हो गया। 18 और 9 कितना होता है, 18 और 9 जो हो गया आपको 27,000। इसके अलावा जो आपको मेडिकल लाभ भी मिलता है, मेडिकल लाभ के अलावा जो है आपको बहुत सारे और फैसिलिटी मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, ये चारे मिलता है। यानी जो सैलरी अच्छी खासी बनेगी। अभी आपको सैलरी के ऊपर नहीं जाना है, अभी तो आपको जाना है कि ये सारा का सारा आपने समझ लिया होगा कि कैसे बहाली होगी, कैसे हमको पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो गई होगी। अब हर हाल में आपको एग्जाम्स निकालने हैं, जो सीटें भी होने वाली है 1500 से 1600 के बीच में आपको ड्रेसर की बहाली निकलने वाली है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, हमारे दिए गए नोट्स से पढ़िए, और जो है और भी जो बुक्स मिलता है उस बुक्स को भी लीजिए, और पढ़ के जो है आप पास कीजिए, नौकरी लीजिए। हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा क्लियर कट आपको बताया जाता है। और मैंने जो नंबर दिया है, इस नंबर पे आपको केवल मैसेज करना है। प्लीज़ आपको जो है मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। चाहे आप पीडीएफ के लिए कर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, आपको जो है कॉल नहीं करना है। प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत परेशान हो चुके हैं कॉल से, तो आपको प्लीज़ मैसेज ही करना है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। और देखिए, और ऐसा भी नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट है मैंने बता दिया। अब प्लीज़ मेरे पास कोई सर्टिफिकेट भेज के ये ना पूछे कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इससे भी मैं परेशान हूँ। आप मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि कौन आपके सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और जो है 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो चाहे बिहार का हो या फिर बिहार से बाहर का हो, सब वैलिड है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।